आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस महफिल में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और ज़रा झूम के गा लूँ तो चलूँ। ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और ज़रा झूम के गा लूँ तो चलूँ। ये लजाती हुई कलियों की शराबी चितवन, ये लजाती हुई कलियों की शराबी चितवन, गीत गाती हुई पायल की ये नटखट रुंझुन, ये कुआं ताल, ये पनघट, ये त्रिवेणी संगम, ये भुवन भूमि अयोध्या, ये बिकल वृंदावन। जरा मुलाहिजा फरमाइएगा आप, जो मेरे सारे श्रोता हैं, अब तो आप दीवाने हो चुके हैं, आपकी वजह से प्रोग्राम चल पड़ा है। हमें इतने लेटर्स आते हैं, इतने रिस्पांस आ रहे हैं आप लोगों का कि इस प्रोग्राम को आप इतना सराह रहे हैं। बस इतना ही प्रेम बना के रखिएगा। कवि नीरज की कविता है ये कि लजाती हुई कलियों की शराबी चितवन, गीत गाती हुई पायल की ये नटखट रुंझुन, ये कुआं ताल, ये पनघट, ये त्रिवेणी संगम, ये भुवन भूमि अयोध्या, ये बिकल वृंदावन। क्या पता स्वर्ग में फिर इनका दरस हो कि ना हो, क्या पता स्वर्ग में फिर इनका दरस हो कि ना हो, धूल इस धरती की माथे से लगा लूं तो चलूं। ऐसी क्या बात है चलता हूं अभी चलता हूं, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं। महाकवि नीरज की इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करता हूं आज का सुहाना सफ़र और ले चलता हूं आपको हिंदी सिनेमा के उस वर्ष में जिस वर्ष में हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। वो वर्ष था 1965 का। ये वही साल था जब दो महान कलाकार, दो फिल्मों से जुड़ी महान हस्तियां अलविदा कर गई इस संसार को। महान अभिनेता स्वर्गीय मोतीलाल का निधन हुआ इसी साल और महान अभिनेत्री गीता बाली जी भी इसी साल चली गई। इन दोनों महान कलाकारों की आत्मा और 1965 में मातृभूमि की बलवेती पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा अर्पित करता हुआ शुरू करता हूं आज का शो जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर की शुरुआत करते हैं फिल्म आरजू से। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था रामानंद सागर ने। बेसिकली सागर साहब भी चोपड़ा थे रामानंद चोपड़ा जी जी, तखल्लुस उन्होंने सागर रख लिया। आरजू लव स्टोरी स्टारिंग राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान। फिरोज खान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहां से फिरोज खान का नाम ए ग्रेड फिल्मों के साथ जुड़ गया। इससे पहले फिरोज खान 4-5 साल तक लो बजट फिल्में करते रहे। 1960 में इन्होंने डेब्यू किया था फिल्म दीदी से, लेकिन दीदी इनके द्वारा साइन की हुई पहली फिल्म नहीं थी। पहली फिल्म जो साइन की थी उसका नाम था जमाना, जिसे एस मुखर्जी बना रहे थे। ये फिल्म फिरोज खान को कैसे मिली, गौर से सुनिएगा। फिरोज खान मुंबई आए, तब बंबई हुआ करता था। अपनी बहन के घर ठहरे, इत्तेफाक से एक पार्टी में जाना हुआ। पर्सनालिटी तो खूबसूरत, आदमी खूबसूरत। संयोग देखिए कि वहां पर एस मुखर्जी भी उस पार्टी में आए हुए थे। एस मुखर्जी ने इस खूबसूरत बच्चे को देखा, नौजवान को देखा। मुखर्जी बाबू आए इनके पास और बोले, फिल्मों में काम करोगे? हाँ जी, किस्मत देखिए, किस्मत देखिए सर, मैं काम दे दो। आपका इशारा क्या मेरी तरफ है? आपका इशारा अगर मेरी तरफ है तो भी सही बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, इतने साल से 3 दशकों से झक मारते रहे, हर फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश की है जी। तो अगले जन्म में मैंने सोचा है कि हे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, तू जो कुछ भी हो, खूबसूरती दे देना, भले ही टैलेंट देना नहीं दे। तो इसी खूबसूरती को देखकर एस मुखर्जी साहब झूल गए और फिरोज खान के बाद पूछे, फिल्मों में काम करोगे? फिरोज खान हक्के बक्के रह गए, समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें, यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर
मुखर्जी साहब ने जब उनकी हालत देखी, कैफियत देखी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आराम से सोच लो फिर जवाब दे देना। और अपना एड्रेस, विजिटिंग कार्ड दे दिया और कहा अगर ठीक लगे, तुम्हारा माइंड सेट हो जाए तो तुम ऑफिस में आके मिल लेना। फिरोज खान ने जब अपनी बहन को बताया तो बहन ने कहा भैया ये बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हें फौरन इनसे जाके मिलना चाहिए। और फिरोज खान एस मुखर्जी से मिलने पहुंच गए। साथ में लौटे तो जमाना फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में था। देखिए किस्मत ऐसे होती है, खूबसूरत लोगों के ऊपर ही किस्मत मुस्कुराती है यार भैया। अच्छा फिल्म जमाना तो हाँ बेटा बिल्कुल सही बात, चाहे लड़की हो या लड़का हो भैया, काबिल हो या ना हो लेकिन खूबसूरत। हाँ आप देख ले हमारे हीरो हीरोइन कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। अरे काबिल हैं कि गधे हैं, अब ये तो पता नहीं है ना, लेकिन खूबसूरत हैं, खूबसूरत हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बहरहाल फिल्म जमाना का कॉन्ट्रैक्ट लेकर लौटे तो थे। जमाना फिल्म नहीं बनी, लेकिन हीरो बनने की आरजू पूरी हो गई, ठीक है। और ब्रेक मिला 1965 की फिल्म आरजू से। इससे पहले भी उन्होंने फिल्म्स की हैं। आरजू की बात चल रही है और बात चल रही है ईयर 1965 की। आरजू का म्यूजिक शंकर जयकिशन, सुपर हिट गाने। मुबारक बेगम और आशा भोसले का एक डुएट भी है इसमें, जब इश्क किसी से हो जाता है, क्या बात है, महफिल में जी घबराता है, तन्हाई की आदत होती। बॉक्स ऑफिस ने भी एक वेबसाइट के हिसाब से आरजू फिल्म ने उस जमाने में ग्रॉस टर्नओवर जो था 4 करोड़ रुपए का था। 48 इयर्स पहले 4 करोड़ का बिजनेस एक वेबसाइट के हिसाब से आरजू। और गाने तो अभी भी बहुत अच्छे हैं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। वापस आकर बताऊंगा उस फिल्म के बारे में जिसे पर्दे पर लाने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ी श्रीमती इंदिरा गांधी से। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। तो जनाब आज हम बात कर रहे हैं साल 1965 की। 1965 में एक फिल्म आई थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। स्टारिंग देवानंद, वहीदा रहमान, और फिल्म का नाम बिल्कुल सही, गाइड हिंदुस्तान की वो पहली फिल्म थी जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया गया था। हुआ ये कि हॉलीवुड के डायरेक्टर पोलिश अमेरिकन टेड डेनिवल्स्की ने राइटर नॉवेलिस्ट पर्ल एस बक के साथ देवानंद को अप्रोच किया कि भाई हम आपके साथ एक इंग्लिश फिल्म बनाना चाहते हैं। पहले तो देव साहब ने नानुकुर कर दी, उसके बाद फिर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिर मुलाकात हुई और इस बार उन्होंने इस थॉट को थोड़ा सीरियसली लिया और क्रिएटिव डिस्कशन करते हुए उन्होंने आर के नारायण के नॉवेल गाइड को सुझाया कि इसके ऊपर हम फिल्म बना सकते हैं। पूरी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। इसी बीच में देवानंद ने सोचा कि इसको हिंदी में भी बनाया जाए, थोड़ा सा एडेप्टेशन करके, थोड़ा सा चेंज करके। सब्जेक्ट इंग्लिश का जो नॉवेल है, जो ओरिजिनल नॉवेल है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट है। हिंदी में थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से रखा गया है। ओरिजिनल सब्जेक्ट में एडल्ट्री और लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को दर्शाया गया है। इसके बावजूद देवानंद ने कहा कि थोड़ी बहुत चेंज करके, फेर बदल करके हिंदी में भी बनाऊंगा और इंग्लिश में भी बनाऊंगा। नॉवेलिस्ट राइटर पर्ल एस बक ने वहीदा रहमान को इंग्लिश के लेसन्स भी देने शुरू कर दिए थे, स्पीच के लेसन्स देने शुरू कर दिए थे। और डिसाइड हुआ कि इंग्लिश वर्जन की शूटिंग पहले की जाएगी, बाद में हिंदी। जब हिंदी फिल्म बनकर तैयार हुई तो हिंदी वर्जन एक सीन की वजह से अटक गया सेंसर बोर्ड पे। वो सीन था जब वहीदा रहमान का हस्बैंड शराब पी के गांव की लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है।
गांव की एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि यह सीन कट करना होगा, मगर हिंदी वर्जन के डायरेक्टर विजय आनंद और उनके बड़े भाई हीरो देवानंद का कहना था कि यह सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से वहीदा रहमान, जिसके कैरेक्टर का नाम था रोजी फिल्म में, इन्हीं हालात की वजह से वहीदा रहमान डिसाइड करती है कि वो राजू गाइड के साथ जाएगी और अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी था और मेरे हिसाब से वो सही बात भी कर रहे थे। एक जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्टिफिकेशन तो बाहर के मुल्कों में भी ज़रूरी है है ना। एक स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाए बगैर किसी कारण के, या विज़ अवीज़ कि एक पति बगैर किसी कारण के अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाए, तो थोड़ा सा आप कितना ही कह ले लेकिन आंखों में खटकता तो है। जब सेंसर बोर्ड को देवानंद ने बहुत समझाने की कोशिश की, सेंसर बोर्ड नहीं माना, तब देवानंद ने अप्रोच किया तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को। उस जमाने में मिसेस गांधी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करती थी भारत सरकार की, और प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री। बिल्कुल सही, मृदुला जी, मंजुला जी ने, वेरी गुड, स्वागत है आपका मंजुला जी, थैंक यू। तो इंदिरा जी ने अपने ऑफिस में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई, जहां उनके अलावा सिर्फ देवानंद मौजूद थे। उन्होंने पूरी फिल्म ध्यान से देखी। जब वो सीन आया जिस सीन पर सेंसर बोर्ड को ऑब्जेक्शन था, देखा उन्होंने और पीछे बैठे देवानंद की तरफ गर्दन घुमा के कहा, कम टुमारो आई विल क्लियर योर फिल्म। तो इस तरह इंदिरा जी की अप्रूवल के बाद गाइड हमारे थिएटर में रिलीज हुई। ये इत्तेफाक की बात है कि जब गुजरात में ये फिल्म रिलीज हुई तो गुजरात में उस वक्त अकाल पड़ा हुआ था और इस कहानी में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन को दर्शाया गया जो गुजरात के उस वक्त के हालात से मैच करता था। इसीलिए जब इस फिल्म को गुजरात में रिलीज किया गया तो पोस्टर्स में ये लिखा गया कि राजू गाइड बारिश के लिए, सूखा दूर करने के लिए, कि गुजरात में बारिश हो, फसल उगे, सूखा दूर करने के लिए, गुजरात की जनता को त्रास से बचाने के लिए राजू गाइड प्रार्थना कर रहा है। फिल्म रिलीज हुई और सारे रिकॉर्ड तोड़ गई और बहुत खूबसूरत फिल्म है। एस.टी. बर्मन का म्यूजिक है, शैलेंद्र के गीत हैं। चलते चलते एक बात और बता दूं आपको, इसमें किशोर कुमार का सिर्फ एक ही गाना है और वो भी डुएट है, गाता रहे मेरा दिल, मास्टरपीस कंपोजिशन। एस.डी. बर्मन की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, इसलिए गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, ये मुखड़ा उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने कंपोज किया है। बाद में जब दादा ने वर्क रिज्यूम किया तो अंतरे उन्होंने कंपोज किए। एक बात और बता दूं जो अभी अभी मुझे पता पड़ी है, बहुत सारी अफवाहें हैं कि रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, ये कंपोज किया था आराधना फिल्म के लिए आर.डी. बर्मन ने। जो दादा उस रिकॉर्डिंग में मौजूद थे, जिन्होंने टेक बजाया है, उन्होंने खुलासा किया है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त आर.डी. बर्मन स्टूडियो में तक में मौजूद नहीं था। सर गाइड फिल्म से वाला जो गाना है, कांटों से खींच कर, जी जी जी, हाँ, आज फिर जीने की तमन्ना है, उस गाने को सर शूट करने में कुछ 5, 6 या 7 दिन लग गए थे, क्योंकि विजय आनंद जी इस गाने में लाइटिंग को लेके बड़े शौकीन थे और वो मतलब उदयपुर से लेके चित्तौड़ के पूरे रास्ते में उन्हें शूट करना था और उन्होंने मतलब पर्टिकुलर मिनट शूट करने से पहले काउंट कर रखी थी यहाँ पे कितने टाइम की लाइट मिलेगी। अरे वाह, आपकी जानकारी। आपका नाम क्या है? खुशवेंद्र। अरे खुशवेंद्र के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। ये होता है प्रोग्राम को डेकोरेट करना है, ऐसी ऑडियंस अगर आएंगे, ऐसे श्रोता हमारे स्टूडियो में आए। खुशवेंद्र, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वो कौन सी गायिका थी जिसके कारण फिल्म फेयर अवार्ड्स में प्लेबैक सिंगिंग में मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज पहली बार अलग अलग हुई? एनी आइडिया, एनी गेस? नहीं नहीं नहीं, आशा जी, नहीं आशा जी नहीं 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 नहीं, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।
सफ़र विद अन्नू कपूर में चर्चा कर रहे हैं साल 1965 की। इसी साल एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आई। फिल्म का नाम था गुमनाम। डायरेक्टर थे राजा नवाथे और इस फिल्म को लिखा था ध्रुव चैटर्जी ने। म्यूजिक बाय शंकर जयकिशन। ये फिल्म बेस्ड थी अगाथा क्रिस्टी के एक नॉवल पर। उस नॉवल का नाम था एंड देन देयर वर नन। स्टारिंग मनोज कुमार, नंदा, हेलन, प्राण एंड महमूद। बिल्कुल सर, देखिए याद है, हमारे कार्यक्रम को यंगस्टर भी सुनते हैं लेकिन याद है उनको। कौन सा गाना था महमूद साहब का सर? तो क्या हुआ दिल वाले, कालों की पहचान बन गई। हल काले की पहचान बन गई। बड़े खुशी से कहते हैं कि हम काले। इस फिल्म का एक गीत है जो दूसरे गीतों की तुलना में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। गुमनाम है कोई टाइटल सॉन्ग, बहुत पॉपुलर हुआ। हम काले हैं तो क्या हुआ, तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। एक सिंगर ने जिनका नाम था शारदा। शारदा को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है शोमैन राज कपूर को। तेहरान में किसी पार्टी में, किसी शो में उन्होंने शारदा जी को गाते हुए सुन लिया था और इनकी आवाज़ की पिक्यूलियर क्वालिटी राज कपूर को जज गई और उन्होंने कहा आप बम्बई आके मुझसे मिलें। मिलना हुआ। राज कपूर ने शंकर जयकिशन से मिलवाया। शंकर जी ने जब शारदा को सुना तो उन्हें शारदा की आवाज़ बहुत अच्छी लगी, इम्प्रेस हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वो शारदा को प्लेबैक सिंगर बना के ही दम लेंगे। फिल्म सूरज के गीत तितली उड़ी, इस गीत के लिए शारदा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर में नॉमिनेट किया गया था। अच्छा, ताज्जुब की बात है कि इसी फिल्म के एक और गीत बहारों फूल बरसाओ के लिए मोहम्मद रफ़ी नॉमिनेट हुए थे और शारदा के गीत तितली उड़ी और बहारों फूल बरसाओ के मोहम्मद रफ़ी के गीत के बीच में फिल्म फेयर में हो गया टाई। पुरस्कार जरूर रफ़ी साहब को मिला, लेकिन इस घटना के बाद फिल्म फेयर में मेल प्लेबैक सिंगर और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई। इससे पहले नहीं थी। शारदा जी की वजह से वो हुआ। पहले था बेस्ट प्लेबैक सिंगर, लेकिन इस वजह से, शारदा के इस गाने की वजह से और रफ़ी साहब के उस गाने के, फीमेल बेस्ट प्लेबैक सिंगर और मेल बेस्ट प्लेबैक सिंगर। जी 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 जी। फिल्म बहुत पॉपुलर थी उस ज़माने में। नेट ग्रॉस तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए का किया था 1965 में। 1965 एक एक्टर ने 6 महीने इंतज़ार करने के बाद डायरेक्टर से पूछा कि भाई साहब मुझे कब हीरो बनाओगे? तो डायरेक्टर ने कहा अभी तो तुम्हारा एक जूता भी नहीं घिसा, लोगों की तो फिल्म इंडस्ट्री में जिंदगी घिस जाती है। एक्टर हो गया चुप। ये एक्टर कौन था और वो डायरेक्टर कौन था बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 1965 की एक फिल्म हिमालय की गोद में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय भट्ट जी ने और प्रोड्यूस किया था शंकर भाई भट्ट ने। फिल्म को लिखा था वीरेंद्र सिन्हा ने और फिल्म की कास्ट हिमालय की गोद में बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक बाय कल्याण जी आनंद जी और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म को फिल्म फेयर में बेस्ट मूवी अवार्ड मिला और इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए शशिकला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार। मनोज कुमार कैसे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने, ये किस्सा गौर से सुनिएगा। इनके बुआ जी के लड़के लेखराज भाखरी ऑलरेडी फिल्मों में थे। जब वो अपनी एक फिल्म टांगे वाली के प्रीमियर के लिए दिल्ली आए थे तो उन्होंने मनोज कुमार को देखा और कहा यार तू तो हीरो लगता है। मनोज कुमार झट से बोले तो बना दो हीरो। भाखरी साहब ने कहा हीरो बनने के लिए बंबई आना पड़ेगा। तो मनोज कुमार जी सटक लिए बंबई को। एक के बाद एक दिन निकलते चले गए। दिन निकले, हफ्ते निकले, महीने निकल गए।
मगर लेखराज भाकरी ने उनसे कोई बात नहीं की फिल्म के रोल के लिए या किसी फिल्म के ऑफर के लिए। मनोज कुमार की हिम्मत भी नहीं होती थी कि पूछ लें कि भाई कब बना रहे हो हीरो, या बना रहा है तो बनाओ वरना मैं चला दिल्ली। इसी कश्मकश में गुजर गए 6 महीने। अब सब्र का पैमाना छलकने लगा। 6 महीने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और भाकरी साहब से पूछ ही लिया, मैं फिल्मों में कब काम करूंगा। लेखराज भाकरी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। धुली हुई उजली सी पैंट, धुली धुली शर्ट, चमकते हुए जूते। लेखराज भाकरी बोले, अभी तो तुम्हारा एक जूता तक नहीं घिसा है, यहां तो लोगों की जिंदगियां घिस जाती हैं हीरो बनने के लिए। लेखराज जी से ऐसा जवाब सुनकर मनोज कुमार चुपचाप हो गए। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा नहीं कि मुझे कब हीरो बनाओगे। इस वाकये के कुछ वक्त बाद ही लेखराज ने उन्हें अपनी एक फिल्म फैशन में एक छोटा सा रोल दिया, मगर ये रोल बिल्कुल फैशनेबल नहीं था। पूछिए क्यों? क्योंकि एक नौजवान मनोज कुमार को उनके बुआ जी के लड़के लेखराज भाकरी ने जो रोल दिया वो था 90 साल के भिखारी का। बोला था हैंडसम लगते हो, रोल दिया बुड्ढे का। ये पहली बात तुमने बहुत अच्छी बात की, ये तुम हैंडसम लगते हो, पहला ब्रेक दूंगा 90 साल के भिखारी का। मगर इस रोल के बाद लेखराज ने मनोज कुमार को अपनी 2 फिल्मों में काम दिया, 3-3, 4-4 मिनट के छोटे छोटे रोल। ये रोल करते करते उन्हें अभी एक ब्रेक की तलाश थी। प्रॉपर रोल उन्हें दिया एच.एस. रवेल ने, राहुल रवेल के फादर ने। फिल्म थी कांच की गुड़िया। उसके बाद किस्मत मुस्कुराई जब उन्हें विजय भट्ट ने मौका दिया और हीरो बना दिया उस फिल्म में जिसका नाम था हरियाली और रास्ता। ये फिल्म रिलीज हुई हरियाली और रास्ता, और इसके बाद फिर मनोज कुमार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत कामयाब फिल्में दी हैं और कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कहलाए वो। मगर बात चल रही है 1965 की फिल्म हिमालय की गोद की। बहुत फिल्म हिट हुई थी उस जमाने में। नेट ग्रॉस तकरीबन 5.5 करोड़ का किया था, 5.5 करोड़ का बिजनेस किया था। आप समझ लीजिए कि 48 साल पहले के 5.5 करोड़ रुपए बहुत बहुत मायने रखते थे। एक एक्टर जिसका एक पर्टिकुलर फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, मगर इस पर्टिकुलर फिल्म की वजह से ही उसे अपना नाम चेंज करना पड़ा। नाम चेंज करके ये एक्टर बन गया हिंदुस्तान का सुपरस्टार। कौन था वो? कौन थी फिल्म? क्या घटना थी? बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। तो जनाब 1965 की एक और फिल्म, सुपर हिट फिल्म, ब्लॉकबस्टर फिल्म। फिल्म का नाम जब जब फूल खिले। कहानी थी कश्मीर के एक हाउस बोट में काम करने वाले गरीब लड़के की, जो दिल दे बैठता है वहाँ आई टूरिस्ट एक लड़की से को। ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उस ज़माने में नेट ग्रॉस 5 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया था उस ज़माने में। फिल्म का म्यूज़िक दिया था कल्याण जी, आनंद जी ने, और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। और आनंद बख्शी का टर्निंग पॉइंट था ये फिल्म जब जब फूल खिले। यहीं से आनंद बख्शी के करियर ने, प्रोफेशनल करियर ने एक बहुत ऊंची उड़ान भरी थी। इस फिल्म को लिखा था ब्रिज कत्याल ने। उनके सब्जेक्ट को 3 प्रोड्यूसर्स पहले ही मना कर चुके थे, जिसमें एक नाम था शोले के प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी का। स्टार कास्ट बता सकते हैं आप? नंदा कपूर जी एंड आगा साहब का बहुत हाँ जी। शशि कपूर नंदा के बहुत बड़े फैन थे। ध्यान रहे कि नंदा उस वक्त बहुत बड़ी स्टार थी, शशि कपूर नए नए आए थे। जब जब फूल खिले ही वो फिल्म थी जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा के एक सुपरस्टार को मिला उनका नाम, स्क्रीन नाम।
पहले नाम था जतिन खन्ना, मगर जतिन खन्ना नाम के एक और एक्टर ने जब जब फूल खिले में काम किया था। फिल्म जब जब फूल खिले हिट हो गई, तो जब कोई फिल्म हिट होती है तो उससे जुड़े लोग भी हिट हो जाते हैं। तो नए आए हुए जतिन खन्ना को लगा कि ये जतिन खन्ना नाम के इस एक्टर ने, जिसने कोई छोटा सा रोल किया है जब जब फूल खिले में, ये तो हिट हो गया है। इस वजह से जतिन खन्ना को अपना नाम चेंज करके रखना पड़ा राजेश खन्ना। अरे नाम कितने ही चेंज कर लो, किस्मत थोड़े ले जाएगा कोई। बात चल रही है फिल्म जब जब फूल खिले की। इस फिल्म से जुड़े एक किस्से को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट किया जाना था मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर। चलती हुई ट्रेन को भागते हुए हीरोइन नंदा को पकड़ना था। जब शशि कपूर, यह एक सीन है, और शशि कपूर, ट्रेन चल पड़ी है, ट्रेन चल रही है, नंदा भाग रही हैं, और भागती हुई नंदा को प्लेटफॉर्म से शशि कपूर ने खींच लेना, ये सीन था। लेकिन एक्चुअल शॉट के वक्त गड़बड़ या मिस टाइमिंग ऐसी हो गई कि प्लेटफॉर्म का कुछ ही मीटर बाकी बचे थे। डायरेक्टर ने आंख बंद कर ली थी डर के मारे कि कांड नहीं हो जाए, इतना मिस टाइमिंग हो गई थी। लेकिन जब डायरेक्टर साहब ने आंख खोली तब तक फटाफट शशि कपूर ने, मतलब किसी ना किसी तरह नंदा जी ने भी एडजस्ट किया और शशि कपूर ने खींच लिया, एक शॉट के अंदर खींच लिया था। सर ये सीन इतना पॉपुलर हुआ, आगे भी जाके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बहुत फिल्मों में है। जी 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 जी। सेम स्टोरी। हम देखो पहले क्या था कि पहले ट्रेंड ये होता था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, पहले हॉलीवुड से सब्जेक्ट्स थोड़े कम मात्रा में आते थे, अभी ज़्यादा आ रहे हैं। हॉलीवुड के सब्जेक्ट्स को हम रिपीट कर रहे हैं। फिर हम हमारे ही इंडस्ट्री के जो मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर, जैसे अभी आपने कहा दिलवाले दुल्हनिया में भी इसी तरह का, बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत खूबसूरत गीत है। 1965 की सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया, और इसी फिल्म की कास्टिंग रॉन्ग होते होते बच गई। किसने बचाया ऐसे, चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1965 की बहुत सारी हिट फिल्म्स, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों में सबसे टॉप पे कौन सी फिल्म का नाम है, आप बता सकते हैं? एनी आइडिया? जब वक्त। बी.आर. चोपड़ा ने सब्जेक्ट सुना और निर्णय ले लिया कि ये फिल्म वो अपने छोटे भाई यश से डायरेक्ट करवाएंगे। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से कि 3 बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। वक्त, समय का खेल है, विधि का विधान है, काल का पहिया घूमे रे भैया। और जवान होने के बावजूद, एक दूसरे के सामने से गुजरने के बावजूद एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, और वक्त फिर उन्हें किस तरह से, किन हालात में उन्हें वापस मिला देता है। यही कहानी थी ना, यही बी.आर. चोपड़ा ने और यश चोपड़ा ने सोचा कि इसमें बहुत अच्छा होगा कि ये तीनों भाई के रोल के लिए राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को लिया जाए। 3 भाइयों की कहानी है ना, 3 भाइयों की कहानी है जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे से भी बिछड़ जाते हैं। तो बड़ी अच्छी कास्टिंग है, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। ये बात जब बी.आर. चोपड़ा साहब ने अपने मित्र बिमल रॉय को बताई कि यार ऐसी कहानी, बिमल एक ऐसी कहानी के ऊपर काम कर रहा हूं, तुम अपना सजेशन दो। बिमल रॉय ने कहा भूल कर भी ये कास्टिंग मत करना। कारण ये था कि ये कहानी है बिछड़े हुए भाइयों की जो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं और फिल्म के अंत में जाकर जिनका मिलन होता है। और राज कपूर और शम्मी कपूर और शशि कपूर तो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो अंधेरे में भी एक दूसरे को पहचान लेंगे। बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल सही था। इसलिए बी.आर. चोपड़ा ने शशि कपूर को तो रख लिया और ऐड कर दिया राजकुमार को और सुनील दत्त को, और इस तरह से ये फिल्म बनी। इस फिल्म ने उस जमाने में 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, ये टॉप ग्रॉस थी। 3 करोड़ का बिजनेस किया और अब तक ये फिल्म तकरीबन 63 करोड़ 82 लाख रुपए का बिजनेस कर चुकी है।
जी, ये फिल्म 1965 की एक वेबसाइट के हिसाब से हाईएस्ट ग्रॉस मूवी मानी जाती है। इसी साल सुनील दत्त की एक और फिल्म आई थी, खानदान। सुनील दत्त और नूतन अभिनीत खानदान ने बहुत सी फिल्मों को पछाड़ दिया। फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुनील दत्त को, वहीं रवि को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड, साथ में लता मंगेशकर को बेस्ट प्लेबैक सिंगर। इस साल काजल भी आई थी, उसका भी संगीत रवि साहब ने दिया था। रवि साहब को खानदान के लिए ही अवार्ड नहीं मिला है, काजल में भी उन्होंने बहुत अच्छा है। 1965 की चर्चा हो रही है। 1965 में एक और फिल्म का नाम मेरे सनम, संगीतकार ओपी नैयर, गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। कुल मिला के 1965 वॉज अ म्यूजिकल ईयर। एक से एक बढ़कर फिल्में आई और बहुत मेलोडियस गाने बनते थे। शंकर जयकिशन थे, कल्याण जी आनंद जी थे, ओपी नैयर थे, एस.टी. बर्मन थे। ऑल द मास्टर्स इन वन ईयर, ऑल द मास्टर। 1965 बहुत अहम साल माना जाएगा। इसी साल भारत पाक युद्ध हुआ था। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के साथ पहली बार था। 1947 में कबायली जो कश्मीर के अंदर वो था, वो कन्फ्रंटेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो 1965 में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन 1965 में था। और खेमकरण को पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था भारत माता के सपूत हवलदार अब्दुल हमीद ने। हैं, लाशें बिछा दी थी पैटर्न टैंक्स की भारत माता के एक लाल हवलदार अब्दुल हमीद ने। तो ये साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा रहा। सो आज आपके साथ 1965 की कुछ फिल्मों की चर्चा की और सुने कुछ अफसाने। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। और साथ साथ अगर आप स्टूडियो में आना चाहते हैं, ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारा नंबर है 55454। SMS कीजिए इसी नंबर पर 55454, बिग स्पेस सुहाना सफ़र, उसके बाद भेजिए अपना मैसेज। आपका इंतज़ार करूंगा स्टूडियो में और आपके रिस्पांस का इंतज़ार करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।